रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन नेटवर्क से शिराज खान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है और बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में हैं वही आपके जहन में भी उठ रहे हैं। लम्हा बहलम्हा हालात तब्दील हो रहे हैं और वो खदशात जो हम सब के जहनों पर अयान थे पहले दिन से ही कि हम कहीं खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ न बढ़ जाएं, आज वही हालात लग रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराने के बजाय इस सारे क्राइसिस का कोई वे फॉरवर्ड ढूंढें। मैंने आज चंद सवालात मरतब किए हैं और इन्हीं के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए मैं इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा। हमारा मुल्क बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारे जान व माल मुसलमानों के लुटने के बाद एक वलवला अंगेज़ क़यादत और मुसलमानों की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया था। आज 60 ईयर्स से ज़्यादा अरसा हो चुका है। हमारे यहाँ जब हमारी तारीख़ कोई मौरख़ लिखता है तो उसके कलम की नोक से टपकने वाली स्याही की एक एक बूंद एक दूसरे से सियासी चपलिशें, दुश्मनी और नफ़रतों की अबारत ही जो है वो मौरख़ लिख रहा है। हमारे यहाँ रवादारी, मोहब्बत, प्यार की ना ज़ुबान बोली जाती है और ना ही हमारी कौम को कोई सुख नसीब होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी तरह आपका दिल भी इंतहाई दुखी है। टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ बैठ कर हम तरह तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके में आबाद हों या यूरोप के अंदर आबाद हों, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम वो कंट्रीब्यूशन अदा करने से कासर इसलिए है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत वक्त को तो हम दोष देते हैं, लेकिन हम हुकूमत वक्त की कोई इस कड़े वक्त में अगर मदद करना चाहें तो हमें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं आज इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए क्या ऐसी गलती उनसे सरआज़ाद हुई पिछले 14 महीनों में कि हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द PML गवर्नमेंट, ये मेरा पहला आज का सवाल है। दूसरा ये है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड टू कम आउट फ्रॉम द प्रेजेंट क्राइसिस, क्या वे फॉरवर्ड है इन मुश्किलात से बाहर निकलने का। इसके अलावा शुड द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन इन दिस करंट सिचुएशन, क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना दबाव मौजूद है कि वो रिज़ाइन करें, और रिज़ाइन क्या आज के हमारे जो पाकिस्तान के क्राइसिस है इसका हल है। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स ए मिड टर्म इलेक्शन, हम क्या मिड टर्म इलेक्शन की जानब बढ़ रहे हैं, या फिर हु इज़ द बिहाइंड ऑफ इमरान खान, कौन सी फोर्सेस हैं, क्या बैरूनी ताकतें, इंटरनल कोई फरिश्ते हैं या कोई मुख्तदर हल्के हैं जो इमरान खान साहब के और अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी के बिहाइंड है कि वो इतने दिनों से धरना दे के बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े से कम जो है वो किसी तरह की नेगोशिएशन पर नहीं आना चाहते हैं। और फिर जो मुस्लिम लीग नून ने काउंटर रैलीज़ निकालना शुरू किए हैं, क्या ये काउंटर रैलीज़ जो निकाल रहे हैं जिसे इस्तेकाम जमहूरियत और इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है, क्या ये तहरीक इंसाफ को अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी के काउंटर करने के लिए हैं या फिर कुछ ऐसी फोर्सेस को दिखाने के लिए हैं, आंखें दिखाने के मुतरादिफ हैं जो कि इन डॉक्टर तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब के बयान। यही मेरे आज के सवालात हैं। लाइन भी ओपन होगी, कुछ मेहमान मेरे साथ लाइन पर भी होंगे। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में ऑल द वे फ्राम सिलाव मोहम्मद इश्तियाक चौधरी साहब ने। आप बिज़नेसमैन हैं और बड़े कामयाब बिज़नेसमैन हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान लवर्स के नाम से एक तंजीम भी बना रखी है। आपके बराबर में तशरीफ़ फरमाए आयमा अली, आप वेस्ट मिडलैंड की सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इश्तियाक साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर PML गवर्नमेंट, किस तरह एक मैंडेट लेके आए, भारी मैंडेट लेकर आए,
क्या गलतियाँ हुई, ये हालात आज इस नहज पर पहुँचे हैं, आखिर आप क्या देख रहे हैं? इनसे ख़ुद कुछ चीज़ नहीं हो सकी या इसके बिहाइंड कोई और कहानी और स्टोरीज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और आज जिस चौराहे पे हमारा मुल्क खड़ा है, हम एज़ ए पाकिस्तानी उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारे ख़यालात हैं और क्या रॉन्ग हुआ है। और मैं समझता हूँ जब भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ के बात करें तो हमारा मुतमए नज़र पाकिस्तान होना चाहिए, बिहाफ ऑफ किसी पार्टी के हमें कम बात करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एज़ ए ऑनेस्टली एक जो आदमी अगर कोई सच बोले तो मैं जो बात कहूँगा इंशाअल्लाह सच कहूँगा। अल्लाह ताला दिलों के बेहतर जानता है। और मैं समझता हूँ कि इस एक साल में अगर आप देखें तो सबसे अच्छी बात जो हुई है पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में, मैं इस गवर्नमेंट की नहीं कहूँगा, एक जमहूरी तसलसल चला है। जो सबसे पहले जब हम कोई बात कहते हैं कि रॉन्ग क्या हुआ है तो उससे पहले हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि आया पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि बैरूनी दुनिया या कुछ ऐसी अनसीन फोर्सेस हमारे पाकिस्तान के पीछे लग गई, हमारे लीडरों से गलतियां कराई गई या जानबूझ के गलतियां की गई। मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा जो सान्या हुआ, जो हम कंडेम भी करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो इस सारी सिचुएशन का मंबा बना वो है मॉडल टाउन लाहौर। मॉडल टाउन लाहौर पे लाहौर 100 गोलियां चली जो और जहां तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में अगर हमें खड़े होना है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। एज ए गवर्नमेंट मैं ये समझता हूँ उनसे मिस हैंडल हुआ, उनसे मिस इन्फॉर्मेशन हुई, जो भी हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। और मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा सान्या हुआ जिसकी उसी टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी और उसकी इंडिपेंडेंट कमीशन बना के आज दिन तक मैं ये समझता हूँ आज हम उस जगह ना खड़े होते जहाँ आज हम खड़े हैं। और आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इसका आप जिम्मेदार समझते हैं, वज़ीर आला को समझते हैं? और वज़ीर आला को अगर समझते हैं तो क्या वज़ीर आला को इस वक्त तक इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था? मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो वज़ीर आज़म तो कम अज़ कम ना से सूबे अपनी जगह पे खुद मुख्तार होते हैं। और एज ए चीफ मिनिस्टर मैं समझता हूँ उनकी ये ज़िम्मेदारी थी। और एज ए गुड लीडर अगर वो इसमें ज़िम्मेदार नहीं थे, या मैं समझता हूँ जो वो कह रहे हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब तक वो इसमें प्रूव नहीं हो जाता कि कौन इसका ज़िम्मेदार था, उनको मुजरम कहना मैं समझता हूँ गलती होगी। लेकिन एज ए गुड गेस्चर उनको अगर ये उस वक्त ये इस्तीफा भी दे देते ना तो इनका कद बढ़ता, कम नहीं होता। और उनको लीडरशिप जो है वो उनकी मतलब उनका कद बढ़ना था अगर वो इनोसेंट उसमें प्रूव होते। और एक तारुल कादरी साहब का चूँकि जो एक मौका मिला या उनका जो मतलब दर्द, तारुल कादरी साहब की आपने बात किया, तारुल कादरी साहब ने गवर्नमेंट को 48 घंटे का नोटिस दे दिया है कि 48 घंटे उनके लिए आम है। अगर उन्होंने ज़ाहिर है अगर वज़ीर आज़म ने और ये असम्बलियाँ तालील ना हुई और ये हुकूमत का सारा सिस्टम ख़त्म ना हुआ तो 48 घंटे के बाद वो ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि मैंने आज गुस्ल फरमाया है। और गुस्ल फरमाने के बाद वो अपना कफ़न भी साथ में लेकर आए और कोर्ट के अंदर उनके ऊपर एक जो इल्ज़ाम लगाया गया और फिर बार बार जो मीडिया पर भी आता है कि वो ड्यूल नेशनल है। जब आप ओवरसीज़ की बात करते हैं तो मैंने बतौर ख़ास आपको ओवरसीज़ के हवाले से इसलिए बुलाया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हैं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी होना क्या जुर्म है? और ये जो उनको बार बार तज़यीक़ और तज़लील उनकी की जाती है कि वो कैनेडियन शहरी हैं, क्या इज़ इट रियली मैटर? मैंने आज सैयद अली आबाद बुखारी जो मिनाजुल कुरान के सेक्रेटरी जनरल हैं और अवामी तारीख के मरकज़ी रहनुमा, उन्हें भी दावत दे रखी है। जी अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा कि बार बार ये कहा जाता है कि आप ओवरसीज़ कैनेडियन शहरी हैं और दोहरी शहरियत वाले हैं और कनाडा और अमेरिका के एजेंडे पर आप पाकिस्तान आ गए हैं। आप सिर्फ ये मुझे आप तो ये कहेंगे ऑब्वियसली कि वो नहीं है किसी साजिश का हिस्सा, लेकिन वाई कांट जस्ट विदड्रॉ हिज ड्यूल नेशनैलिटी? कैनेडियन शहरियत छोड़ क्यों नहीं देते? शराज साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और मैं सलाम पेश करता हूं हमारे इंतहाई मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब
और जो हमारी बहन बैठी हैं पीटीआई से उनको भी, और आपके तमाम नाजरीन को। अपने शिराज साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कोई कानून के खिलाफ कोई बात की हो, आयन के खिलाफ बात की हो, तो फिर तो वो कर सकते हैं। अगर आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को ये कहा जाता है जी कि आप अपनी नेशनलिटी छोड़ दें, तो कल फिर सारे पाकिस्तानियों के लिए, और इसका बड़ा आसान हल है। आसान हल है ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है और उसके जितने भी आलाइज उसके साथ हैं, वो सारे अगर ये समझते हैं कि जनाब ये रॉन्ग चीज है कि आप ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, तो वो असेंबली से बिल पार करवा दें कि जनाब हम इस इंडिया, मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो आयन के पैरामीटर्स में कर रहे हैं और वो ड्यूल नेशनल है, तो इट डजंट रियली मैटर क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 उनको इजाजत देता है। देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ शिराज साहब कि चाहे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हो, वो सहाफ़ी हो, वो हुकूमत में लोग हों, जो शख्स ये कहता है, आप देखें ना, यहाँ से इंसान की नीयत, उसके अंदर का बुग़्ज़, उसके अंदर का इनाज़ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कैनेडियन नेशनल है। उस अकल के अंधे को इतना पता नहीं चलता कि एक शख्स जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसने पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की, पाकिस्तान के अंदर टीचिंग की है, पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहा है, अगर वो 2-4 साल बाहर गया और वहां उसने नेशनलिटी ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पाकिस्तान, मैं ये चाहता हूँ कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी बहन और भाइयों, उनको ये सोचना होगा, और ऐसे लोग जो ये इस किस्म का फितना फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हमें एक आवाज उठानी पड़ेगी। मुझे एक बात बता दें, मुझे एक बात मुझे अर्ज करने दें। आयन के पीछे जो छुप कर इस तरह के वार कर रहे हैं, हमारी जो मुल्क से मोहब्बत है, उन लोगों को हमें बेनकाब करना होगा। और मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो शख्स ये कहता है कि जी ड्यू नेशनल, मैं कहता हूँ कि वो शख्स पाकिस्तान के आयन के खिलाफ बात करता है कि पाकिस्तानी आयन और कानून आपको इजाजत दे रहा है और आप कहते हैं कि आप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। और आपका पॉइंट, अब बुखारी साहब वक्त बहुत महदूद है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सिर्फ मुझे आप ये बता दें कि 48 आवर्स उन्होंने डेडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। ऐसी हालत में जब कपड़े जो है जो वहाँ पर धरना देने वाले हैं उनके सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर लटके हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना ये बोरी बिस्तरा लपेटें और जाएं यहाँ से, मतलब ख़त्म करें ये सारा सिस्टम, क्योंकि ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ब्लॉक किया हुआ है। कल 12 बजे तक टाइम दे दिया है। कादरी साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने गुस्ल फरमा लिया है और कफन मेरे उन्होंने दिखा दिया अपना। तो सम हो, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, क्या ये स्क्रिप्ट लिखने वाले वो फरिश्ते अब सामने आ रहे हैं, आएंगे, क्या होगा आखिर? ये ब्लड शेड इतना हम उस खाना बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस और हैरत है जनाब कि आप जैसे लोग भी अगर ये स्क्रिप्ट की बातें नून लीग के प्रोपेगेंडा की तरह करते हैं, इसलिए कि अगर जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना इस तरह के, जो वो फिर इतने असेंबली में देखिए, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, असेंबली में आफ्ताब शेरपाव ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि इनको धक्का किसने दिया है आगे जाने का, मतलब अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरा प्लीज सुनिए, मुझे 1 मिनट है, जो कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा। उसमें अर्ज ये है कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना इंटरनेशनल पे, वो इतने 12 दिन का धरना नहीं करवाते, वो तो उधर से काम शुरू होता है और अपना काम कर देते हैं। और ये पहले भी इस तरह पे, और देखे ना, वो जो जिनके बारे में कहा जाता है वो तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अमेरिका का बयान आ गया, बाकी मुल्कों का जो इनके बचाने वाले हैं वो तो इनके साथ खड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वहां पर गरीबों के और जो मजलूम लोग हैं उनके कपड़े तो नजर आ गए हैं, मगर मैं ठीक है बुखारी साहब मुझे आयमा अली का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। अच्छा, आपका और पीटीआई का और तहरीक इंसाफ का एक ही जैसी मूवमेंट नज़र आ रही है, लाहौर से एक साथ चलना, फिर इस्लामाबाद में पहुंचना, फिर रेड जोन में दाखिल होना, फिर डेडलाइन भी एक तरह की, तकरीर के बाद एक तकरीर। मतलब आप दोनों इस सूरत हाल में नहीं, इमरान खान साहब और आप दोनों इस सूरत हाल में नहीं आ गए हैं कि आप दोनों एक दूसरे की पावर से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे की गैदरिंग से फ़ायदा उठाते हैं, और लगता यही है कि एक स्क्रिप्ट है, पता नहीं मैं आई एम रॉन्ग, जैसे मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, एक ही स्क्रिप्ट है और एक पेज जो है वो सेम पेज, उसकी कॉपी इमरान खान साहब के हाथ में और एक कादरी साहब के हाथ में है, सिमिलर बयानात, सिमिलर मुतालबात, ये क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इमरान खान, ज़रा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, अबाउट 14 मंथ्स अगो, वेरी क्विकली, मगर आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। देखिए 14 महीने पहले जब इलेक्शन हुए थे, क्या मुतालबा किया था खान साहब ने? उन्होंने कहा था 4 हल्के खुलवा दीजिए, इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स वर्ड वॉज यूज, ही डिड नॉट से, उनका हम इनका मैंडेट मानते हैं लेकिन आप रिफॉर्म्स कर दीजिए। वो कहाँ कहाँ नहीं गए,
अगर इन लोगों का इतना हैवी मैंडेट था तो जिस इमारत की बुनियाद बेईमानी पे या एक खराब ईंट से रख दी जाती है वो इमारत कभी मजबूत नहीं होती। और आप ये देखें, लेकिन आपने 4 अंकों से हट कर आगे चले गए, फिर आगे चले गए, फिर बदलते गए। हम कब गए जी, हम कब गए? अब हम 14 महीने बाद गए हैं, धक्के खाने के बाद गए हैं। जब वो 14 महीने गुजर गए, हमने हर दरवाजा खटखटाया और सबको पता है कि क्या क्या कैसी। देखिए, अगर मैं जीता हुआ इंसान हूँ मैं कहूँगी आई एम नॉट बॉदर्ड, जाके कर लीजिए। नंबर 1, इन्होंने सोचा ये इस हद तक नहीं जाएंगे। फिर खान साहब ने जब रैलियाँ शुरू की तो उन्होंने बहावलपुर के जलसे में ये कहा था कि हम आज़ादी चौक पे जाएंगे। इजाज़त दे देते, खान साहब चले जाते, तकरीर करती, मुतालबात हो जाते। इसको बढ़ाने में इनका खुद हाथ है। आपको याद नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक दफ़ा एक बड़ा इंटरव्यू में बात कही थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई है। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ का कोई दुश्मन नहीं है, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि दिस वाज माय आंसर के अगर मैंने कहा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द पीएमएल गवर्नमेंट, तो ये इन्होंने कहा कि जैसे मूवमेंट होती है, जैसे एक चैनल के मामले में जो स्टांस मियां साहब ने लिया वहीं से बात स्टार्ट हुई। अपने ही जनरल, हालांकि मैं बरमला ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि जनरल कियानी ने फैसिलिटेट किया है जमहूरियत को अपनी उस पटड़ी पर रवान दवा रखने के लिए। उन्होंने इनकी गवर्नमेंट बनवाई है, बनवाकर उन्होंने एतराफ़ भी किया एक मौके पर यूम शुहदा की तकरीर के पर कि हमने जमहूरियत को फैसिलिटेट किया है, इसको पनपने में हमने मदद की है, इसकी आबियारी की है। तो इसके बावजूद उन्होंने खुद अपने मामलात जो है वो ख़राब करना शुरू किए। डॉक्टर यासीनुर रहमान हमारे लोकल पॉलिटिशियन है, ज़ाहिर इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े PhD कर रखी है इन्होंने और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ा अच्छा तजिया करते हैं। डॉक्टर यासीनुर रहमान साहब, व्हाट डू यू सी व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर PML गवर्नमेंट? देखें जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि जैसे पहले मोहतरमा कह रही थी कि इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनाएं और 4 हल्के खोल दें, उनमें अकाउंटिंग। चलो ये तो हो गया, ये पुरानी बात है। नेक्स्ट ये हो गया इस तरह की है। देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं जी कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है, हुकूमत चली जाएगी, मार्शल आ जाएगा। मैं ये समझ रहा हूं कि ये पाकिस्तान के गरीब और गयूर लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी स्टेटस को की जमातें हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जमातें हैं, जिनके हर जमात के अंदर खानदानी सिस्टम है। मौलाना फजल रहमान से लेके आप असफंद यार वली खान साहब की जमात को ले लें, सब के अंदर उनके करीबी रिश्तेदार, खानदान के लोग जमातों के अंदर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन्हीं के रिश्तेदार MNAs बनते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार सेनेटर्स बनते हैं। और फिर इन सारी स्टेटस को वाली जमातों को आज अगर किसी ने चैलेंज किया पाकिस्तान की तारीख में तो इमरान खान साहब ने किया है। और इमरान खान साहब की जो ये जंग है पाकिस्तान के लोगों के लिए है मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पे है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए मुझे एक चीज से बड़ा दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक प्राइम इंस्टीट्यूशन था पाकिस्तान का, जो उसका रोल है, इलेक्शन में भी उनका रोल बड़ा नेगेटिव था शहराज खान साहब, और इस वक्त जो उनका रोल है वो इंतहाई, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि शर्मनाक है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे एक शेर याद आता है, वो है कि वो था ना जो इकबाल ने कहा था कि उठो मेरी कौम के गरीबों को जगा दो। तो उसमें मैं थोड़ी सी अदल बदल करके यह कहूंगा कि उठो मेरी गरीब कौम के गरीबों को जगा दो, अदालतों के इन बदमाशों के ठिकानों को हिला दो, जिन इमारतों से ना मिले इंसाफ तुमको, इन इमारतों को जला दो। तो बात इस तरह की है कि हम जिस पॉइंट पे आज खड़े हैं वहां हमें ये चाहिए कि इमरान खान जैसे मुखलिस लोग जिनका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, इमरान खान को कोई शौक नहीं है। मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, यू गोइंग टू फार। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब ने एक जो मुतालबात रखे हैं, मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि एक तो सिविल डिसोबीडियंस की तारीख है, वो हमारी स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज की जो स्टैटिस्टिक्स है वो डॉलर जो है 103 104 का आज क्लोज अप हुआ है। मतलब ये 90 से ये शुरू हुआ था, 93 94 से जब ये धरना शुरू हुआ उसकी कीमत ये बढ़ गई है। कितने अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। अब मेरे अपनी फैमिली के लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो उन बेचारों का बिजनेस ख़त्म हो गया है, यानी अब रास्ते बंद हैं।
तो ये नुकसान है एज ए स्टेट। फिर वो कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप बैंकों के जरिए पैसे ना भेजें, तो इस इज गोइंग टू मच। और फिर अब उन्होंने जो है ना वो मुतालबात उनके बढ़ रहे हैं। बट एनीवे, आप डू यू थिंक समबडी इज बिहाइंड दिस ऑल, जितना कुछ हो रहा है ये कोई है ताकत? जी, रास्ते बंद किए हैं। अगर जिस जगह पे ये लोग खड़े हैं वहां कोई इतने बड़े एंट्री पॉइंट्स नहीं है। अगर ये लोग कंटेनर्स को पिंडी से बाकी दूसरी जगहों से हटा दें तो मुझे लगता है कि आम पाकिस्तानी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये लोग जो है वहां बैठे हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये पीसफुल लोग हैं, आज तक किसी चीज को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन अभी तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स मिड टर्म इलेक्शन? डॉक्टर साहब, मिड टर्म, देखें मेरी बात सुने, ओनली सोल्यूशन फॉर दिस बिग मैसिव रिगिंग which has taken place in Pakistan is a new election. जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होगा वहां कोई अमन नहीं आ सकता। और जो गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट, चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, अच्छा इसको ठीक है, लेके इलेक्ट होके आएगी। ठीक है, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है बहरहाल वो अनफोल्ड हो जाएगा जल्दी। मुझे सिर्फ ये बता दें, इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, इंटरनेशनल साहब को मिलने के लिए गए तो मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया कि मुनाफिकत का निसाब पढ़कर सदाकतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खजान के माथे पर दास्तान बाहर लिखना। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह देख रहा है, मौजूदा धरने को, ये जो विजुअल हो रहे हैं इस क्राइसिस को? सीटें अपने खानदान की विरासतों की कुर्सियां। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका नुक्ता नजर आ गया जी। आपने देख लिया कि जो सिचुएशन है, मतलब ये कि एक धरना तो है, लेकिन जो वे फॉरवर्ड इस वक्त है, वे फॉरवर्ड है, फौरी तौर पर नून लीग की जो स्ट्रेटजी है आपकी समझ में कुछ आती है? मेरे ख्याल में तो जब भी आपने भी देखे होंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तारीखें चली हैं, कुछ हमारी होश में चली हैं, कुछ हमारे होश से पहले चली हैं। एज ए नेशनल लीडर अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान लवर्स के प्लेटफॉर्म से देखें तो 1 महीना पहले हमने एक स्टेटमेंट इशू की थी जहां हमने इमरान खान साहब को ये आने वाले दिलों के बारे में अपने तौर पे बताया था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और एज ए लीडर उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो कुछ साजिशों से बचें। अगर कोई आदमी ये नहीं समझ रहा है कि इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया है तो तारीख ये बताएगी कि वाकई उसमें कुछ लोग मुलव्वस हैं, कौन गुल्लूबाट हैं, उनकी गुल्लूबाट हैं। और जिन लोगों के मैंने आज से 1 महीना पहले, आज हर आदमी तज़िये दे रहा है, हमने 1 महीना पहले इंटरनेशनल एनालिसिस किया था कि इनकी सफ़ों में जो लोग एक एक सीट के लिए नवाज शरीफ साहब से, अच्छा मुझे लाहौर से मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब ने, मशहूर तजिया निगार हैं, कालम नवीस हैं, नवाए वक्त में लिखते हैं, मुल्तान और कराची के लिए लाहौर से ज्वाइन किया। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खलीलुर रहमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप इस वक्त लाइव हैं यूके यूरोप के अंदर, आपको सुना जा रहा है। ये फरमाइएगा कि लाहौर में जो हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में एक रैली निकली है, डोंट यू सी कि आप नहीं देखते हैं कि ये इस तरह की रैली जो है ये खाना जंगी की तरफ ले जा सकती है, हमें प्रवोक करेगी दूसरी पार्टियों को, लाइक जैसे तहरीक इंसाफ है, अवामी तहरीक है, उनके कारकुनों को एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। और ये जो रैली इस वक्त निकल रही है, आप समझते हैं कि इस तरह की रैलीज निकाल कर हुकूमत अपने लिए ख़ुद मुश्किलात पैदा कर रही है? और ये रैलीज अगर उस वक्त निकलती हैं जब किसी को दिखाना होता है, तो ये रैलीज किस को दिखाने के लिए निकल रही हैं? अपने दिफा में कौन सी फोर्सेस को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ कोई है? जी खलीलुर रहमान साहब। शुक्रिया। ये जो रैली इन्होंने निकाली है PMLN ने, इससे पहले फैसलाबाद में भी उन्होंने एक रैली निकाली है और कराची में भी रैली निकल रही है। एक तरीके से अगर सोचा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि अगर इसमें थोड़ा सा अगर खत्म कर दिया जाए तो ये जी उनकी तरफ लेके जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर जलसों में तंजो इस्तेजा किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये 500 बंदियां इकट्ठे कर सकते हैं, इनको मतलब जो है ना पॉपुलर सपोर्ट इनकी खत्म हो गई है और ये सारी रिगिंग से आई है, तो मेरे ख्याल में उनका भी हक बनता है। अगर हर एक का जमहूरी हक है कि वो शो ऑफ पार करे
और रैली निकाले, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें जो तारीखें हैं इनकी मतलब वो अलग अलग होनी चाहिए, इनके रूल्स अलग अलग होने चाहिए और इनको एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। और अगर इस तरह की रैली वो निकालते हैं तो हम उनको किसी तरीके से रोक तो नहीं सकते कि कितनी बड़ी रैली थी, इसकी तादाद कितनी थी? खलीलुर रहमान साहब, कितनी बड़ी रैली थी? आप लाहौर में हैं, आपने इस रैली में शिरकत भी की होगी, देखा भी होगा, और ये कितनी बड़ी रैली थी और इसका खास मकसद क्या है और इसकी बागडोर अच्छी खासी थी जी। हमजा, इसकी बागडोर हमजा शहबाज शरीफ के हाथ में क्यों दे दी गई? और फिर उन्होंने बतौर खास ये भी कहा है कि ये म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है इस्लामाबाद में। जब वो ये कह रहे थे तो उनकी अपनी रैलीज में उस वक्त म्यूजिक भी बज रहा था। देखिए, जो बंदा भी गलत बात करेगा ना, ये पब्लिक इतनी माशाल्लाह आपके मीडिया ने उनको इतनी अवेयरनेस दे दी है। अगर इमरान खान गलत जुबान इस्तेमाल करेंगे तो अपनी पॉपुलैरिटी खो देंगे। अगर हमजा शहबाज जो है ये अगर गलत जुबान इस्तेमाल करेगा तो ये भी अपनी पॉपुलैरिटी खो देगा। मतलब रैलीज में जो लोग जमा होते हैं उनका एक जोश खरोश या वो वक्ती होता है, लेकिन जो संजीदा फिक्र लोग होते हैं चाहे वो किसी रखते हो, वो इन बातों को दूसरे तरीके से लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की जुबान ना इमरान खान साहब को जेब देती है और ना ही हमजा शहबाज साहब को जेब देती है कि वो एक दूसरे को इंस्टिगेट करें, इंजेक्ट करें या दूसरे की तजवीज़ करें या उनकी हद तक करें। तो इस मसले में भी एक एहतियात का पहलू है। अच्छा, आप कालम नवीस है खलीलुर रहमान साहब, मुझे ये सिर्फ बता दें, क्या हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या ये जितना कुछ हो रहा है इसके पीछे पाक फौज का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है? आप इसको किस तरह देखते रहे? या मैं तो ये देखता हूँ कि ये स्क्रिप्ट ही है जी, बिल्कुल। बाकी ये है कि पहले ये कहा जाता था कि भी रिगिंग है, ठीक है जी। अब रिगिंग जो है वो बढ़ती इस तरह की आ गई और इस तरह के कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाए कि जैसे पूरा इलेक्शन जो है उसको मशकूक बना दिया जाए। ऑप्शन क्या बच गए? ठीक है, आपने दोनों बातें एडमिट की। ऑप्शन क्या बचते हैं हुकूमत के लिए इस वक्त? ऑप्शन मेरे ख्याल में जो वाइज ऑप्शन है वो ये है कि जिस तरह 5 मुतालबात उन्होंने इमरान खान साहब के मान लिए, तो छठा मुतालबा जो है कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेप डाउन है, तो वो कंडीशनल अगर हो जाए और उसमें जो है मतलब वो 3-4 महीने का टाइम जो है वो रख दिया जाए, पूरा ऑडिट हो जाए इलेक्शन का, और अगर उसके नतीजे में, लेकिन ये मशरूत हो, ऐसे नहीं पूरी कौम ने अजाब काटा है, इस तरह की बात नहीं है कि भी इस तरह इमरान खान साहब ने साहब से माफी मांग ली है तो मतलब इतनी जो उनकी तजलीली हुई और इतनी बातें हुई और एक डेफेमेशन का नोटिस किया तो उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं, तो मतलब ये चीजें भी बड़ी गौर करना है। इस तरह उन्होंने गांधी के ऊपर इतनी मोबिलाइजेशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि ऑडिट हो और जो बेंच जिस तरह का वो तश्कील देना चाहते हैं, जो उनका ट्रस्टेड बेंच है वही हो, लेकिन ऑडिट के बाद अगर उसमें जिस पैमाने की रिगिंग की तरफ उन्होंने इशारा किया, अगर 2000 कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिगिंग है वो डिफरेंट मामला, अगर वो पूरे इसी बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल के ऊपर रिगिंग हुई है और पीएम उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूँ कि पीएम का कोई जवाब नहीं, वो इस पोजीशन पर बैठे, पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं इस पोजीशन पर बैठे, और उस सूरत में मिड टर्म इलेक्शन भी होने चाहिए। और इवन मैं यहाँ तक कहूंगा कि पीएम का कोई इस्तेहकाक नहीं कि वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले। मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर से आपने मेरे इस प्रोग्राम में इसी तरह ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर रिगिंग साबित ना हो तो इमरान खान को भी हक न दिया जाए, उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उसे पार्टी लीड करने का इस्तेहकाक ना दिया जाए, क्योंकि मुल्क को कौम को बार बार इस तरह की जो इंतशार है उनकी मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है, आपने भरपूर तर्जुमानी किया। मुस्लिम लीग नून की भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने बातें सुनी कि मिड टर्म का इलेक्शन की तरफ ही बात शायद चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने कही और जैसे इमरान खान साहब का मुतालबा है, इन सूरत हाल से मुल्क को कैसे निकाला जाए, मैं समझता हूँ उनके 5-6 में से 5 मुतालबे बड़े भरपूर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक लचक दिखाई, और मैं समझता हूँ एज ए कौमी लीडर इमरान खान साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें एश्योरेंस लें, जैसे खलील साहब कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस हो तो मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। आप जनरल मुशर्रफ के भी बड़े करीब थे, आप समझते हैं कि फौज की जो नॉर्म है उसको आप बड़े अच्छी तरह समझते हैं, आप समझते हैं ये सारा कुछ फौज ने किया हुआ है? मैं नहीं समझता इस स्टेज पे जो आज दिन तक हुआ है। हमारी फौज
इस वक्त इंटरनेशनल हालात जो हैं वो हमारे खिलाफ हैं और हमारी फौज इस सब सीन के पीछे नहीं है। -1 फार्मूले पर जरूर है। नहीं, मैं आपको ये एक बात बता दूं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट कि मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है। आप फौज की हालत देख लें कि हम एक इंटरनल हमारे हालात क्या हैं, ऑपरेशन में हैं हम, और उस जगह पे हैं जहां इमरान खान साहब की हुकूमत है। पंजाब में कौमी असम्बली में मियां नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में वो हैं, और उस हालात में मैं नहीं समझता कि फौज की लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ है कि वो इन हालात में जाके कोई स्क्रिप्ट लिखे। जी आइमानी, वेरी क्विकली मुझे कॉलर से भी बात करनी है। हमने लाइन अपनी कर्ज है कि मैंने एक जुमला कहा, इतने बड़ा टाइम गुजर गया है और आप मेरी एक सेंटेंस के बाद मुझे स्टॉप कर देते हैं, या मुझे टाइम दीजिए या फिर मेरे लिए टाइम रख दें आप इस। चलो ठीक है, आप बात करें क्योंकि कॉलर्स भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल माजरत के साथ, लेकिन मैंने पहले भी एक जुमला कहा और आपने मुझे काट दिया। जी, मैं कि इतनी बड़ी कन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ चली गई, मैं कैसे अपनी जमात की तर्जमानी? आपकी तर्जमानी तो हो रही है, हम लाइव आपके प्रोग्राम सारे दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब को जो ये कहा अभी, ये जो आपके जर्नलिस्ट थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि इस तरह कर देना चाहिए, इस तरह कर देना चाहिए। इस नहज पे हम कैसे पहुंचे, पहले तो ये देखें, फिर सानिया मॉडल टाउन हो जाता है। पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है? इंसाफ की। मेरी बहन, मेरी बेटी को अगर कोई इस तरह मारता है, देखिए इनके बाग के 2 वो ऑरेंजेस तोड़े जाते हैं तो FIR दर्ज हो जाती है, इतने बंदे शहीद हो जाते हैं पाकिस्तान की। उस हिसाब से तो सारा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। कादरी साहब की जो बात है उस पर तो सब लोग एग्री हैं। नहीं वो नहीं, उसके अलावा आप देखें ना, एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई विल फील वेरी इंसल्टेड अगर कोई मेरे पेट्रियोटिज्म को चैलेंज करे। दूसरी बात है, क्या इंसाफ, क्या अमन हमारा हक नहीं है? क्या इन लोगों का हक है? व्हाई नॉट पे टैक्सेस इन दैट कंट्री? बल्कि मुझे ये बताएं, दूसरी चीज़, किस जमहूरियत में फैमिली रूल होता है? पुट नवाज शरीफ इन द मिडल। कौन, हु इज हमजा नवाज शरीफ? मरियम नवाज शरीफ की क्या क्वालिफिकेशन है? शी इज बीन गिवन 100,000 से ऊपर अरब रुपए टू सिट ऑन। आप मुझे बताएं, आपसे बात करना चाह रहा है शायद आपकी पार्टी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जनाब मैं राना सरफराज बात कर रहा था हाई स्कूल से। जी राना साहब, आप खुद भी माशाल्लाह आजकल प्रेजेंटर हैं टीवी पर। जी बात यह है कि आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था और जो ऑप्शन डिस्कस हो रहे थे, मैं कहूंगा इसमें सारी जमातों की अगर देखा जाए तीनों तरफ से गलतियां सामने आ रही हैं। सानिया मॉडल टाउन कभी ना होता अगर शहबाज शरीफ साहब बुर्दबारी का मुजाहरा करते। बेशुमार लोगों ने बैरियर लगाए हैं, उनको भी बर्दाश्त कर लेते। ना कत्ल कशी होती, ना ये वाकया इतना इस स्टेज पे जाता कि ताहिरुल कादरी साहब इस जगह आते। इमरान खान साहब पिछले 16 या 14 महीने से सब्र कर रहे थे, सब्र करते और इसको फ्लोर पे ही डिस्कस करते। पूरी दुनिया में जगहसाई की गई है, जगहसाई हो रही है, दुनिया हम पे हंस रही है, बातें कर रही है। अब ले दे के अगर ये मामला कहीं सुलझने की तरफ जा रहा है तो PML नून ने एक बहुत बड़ी गलती की। अब जो एहतजाजी रैली है ये लेके आ गए। ठीक है, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है। इन्होंने कहा कि अगर 1 साल और इंतजार कर लेते, मियां साहब को इजाजत देते कि वो हुकूमत करें, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं था। तो लोग ज्यादा मतलब आपकी रैलीज में और आपके मौकों को ज्यादा हमायत करते। कॉलर से बात कर लेते। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ, इफ्तिखार। जी इफ्तिखार साहब, जर्मनी से क्या कहिएगा? जी आप लाइव हैं जर्मनी से, इफ्तिखार साहब बात करें। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब की जो डिमांड है हम सब उस एग्री हैं। तो मुझे बताया सिर्फ एग्री होना काफी है कि उस पर अमल होना भी काफी है? अमल होना काफी है और अमल हुकूमत वक्त ने करना है। अगर आप हुकूमत वक्त को ही गिरा देंगे तो कौन उस पर अमल करेगा मेरे भाई? कोई एक डेमोक्रेट मुल्क बता दें जिस पर सारा खानदान काबज हो। नहीं वो तो लेकिन उसके आप देखें मेरे इफ्तिखार साहब, आप खुद बड़े सियाने इंटेलेक्चुअल आदमी है।
आप मुझे खुद ये बात बताएं, अगर आप सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होंगे, इफ़ यू आर नॉट इन इट यू कांट विन इट। निज़ाम के अंदर आए, उस प्रोसेस का हिस्सा बने, कुछ जो मिलता है ले, फिर आगे बढ़े, निज़ाम को तब्दील करें, ये तब्दीली का ये जो अप्रोच है। अच्छा मुझे आप ये बता दें, अगर आप अपने फॉलोअर्स को लेकर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, सीज कर लेते हैं, आपने अपना मतलब कहीं ड्रॉप सीन तो उसका करना है। अभी आप कफन लेकर आ जाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं, इससे क्या इंसाफ मिलेगा? मुझे आप खुद मेरी बात सुने ना, मेरी भी बात सुने। मैं निजाम का हिस्सा हूँ, मेरे ऊपर मेरा खानदान या मेरी किसी फैमिली को ऐसे मार दिया जाता है तो क्या मैं सड़क पर प्रोटेस्ट न करूँ? नहीं, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन जब मुझे बताएं ना, देखें, जब आप मुझे ये कहते नहीं, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन आप जब जिनसे प्रोटेस्ट करते हैं उनको कहते हैं आप छोड़ दें सारा सिस्टम, तो किसके आगे प्रोटेस्ट करेंगे? मुझे यह बताएं आप। अच्छा जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, मेरी बात का माइंड नहीं कीजिएगा, या मेरे सवाल करना मेरा हक है। जी अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम, सुल्तान महमूद स्विंडन से। जी सुल्तान महमूद साहब, आप लाइव हैं, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। आप देखेंगे एक तरफ बॉर्डर के ऊपर, सियालकोट के ऊपर हिंदुस्तान रोज खिलाफ वर्जी करता है, और दूसरी तरफ देखें कि हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। हमारे जो दुश्मन हैं, दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारी ये पावर बरकरार रहे। वो हमारा इतना माशी नुकसान हो रहा है, खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन सी पार्टी हैं? यहाँ के जो लोग हैं, देखें, उनके लिए तो उनके पार्टी लीडर ही हैं, मगर हमारे जैसे लोगों के लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है। अभी जितना भी ये नुकसान हुआ है, ये कम से कम इसका जितना भी हजारा है, बहुत ठीक है। जी एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, नेक्स्ट कॉलर जी लाइव है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजा बोल रहा हूँ ब्रडफोर्ड से। जी राजा साहब, मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं। जी एक क्वेश्चन तो मैंने ये करना है कि ये जो कहते हैं कि अगर इलेक्शन ओनली प्रूव हो गई तो नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो सिर्फ उसके बाद इस्तीफा देंगे, उनकी कोई सजा नहीं होगी, उनको फांसी नहीं दी जाएगी? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो कहते हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है, तो इमरान खान पिछले 14 महीने से तो हर प्लेटफॉर्म पे वो गया है, वो अदालत गया है, वो पार्लियामेंट में गया, वो इलेक्शन कमीशन में गया, तो उसको इंसाफ नहीं मिला, तो उसके बाद और क्या चाह रहा है? ठीक है राज साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं जी इशफाक अहमद बोल रहा हूँ ओल्डम से। जी इशफाक भाई। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपना जितना भी सिस्टम चल रहा है ना अभी पाकिस्तान में जी, अल्लाह इन सबको हिदायत दे, अल्लाह इन सबको समझ दे, शऊर दे। आपको अभी सियासत में मुनाफिकत चल रही है। जो मियाँ साहब हैं उनके पीछे, मियाँ साहब तो हेल्प मांग रहे हैं और उनके बिहाइंड पे अभी मुनाफिकत चल रही है, जो सलाह करवाने नहीं देना चाहते। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुनाफिकत के तौर पे आ रही है मियाँ साहब के साथ, मगर पीछे से मुनाफिकत करके वो सुलह नहीं होने दे रहे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मियाँ साहब ने एक एटमी बम का धमाका किया था ना, एक नाम किया था, अभी भी एक ऐसा काम करें जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो जज रिटायर होता है, चीफ जस्टिस रिटायर होता है, उसको 5 साल के लिए सदर बना दे, सदाकत की इलेक्शन खत्म करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, हो गया आपका नुक्ता नजर आ गया। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है कि ये हुक्मरान एक पासे क्यों हो जाते हैं? जेडे इंसाफ पसंद लोग ने, गरीबां दा मुल्क है, गरीबी इतनी है जिहदा हिसाब को नहीं। इन्हां दे 4-4 हज़ार एकड़ विच माल ने, वो बेच के गरीबां नूं क्यों नहीं देंदे जे एडे मुखलस होवन ते? जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप पर ये सवाल जाता है। ये सारे सियासतदान अभी जितने भी हैं वो एक तरफ नजर आ रहे हैं, और 11 जमातें कहा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ हैं। इमरान खान साहब नहीं है, और तारुल कादरी साहब तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मतलब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वैसे तो वो सियासी जमात उनकी है। और यही मैं समझ रहा हूँ, यही हमारी जो एक रिक्वेस्ट थी एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब से, यही थी, और आज भी मैं उस पर स्टिक हूँ कि यही होप थी कि
पाकिस्तान में आज इलेक्शन रिफॉर्म हो जाते हैं, खान साहब एज ए लीडर अपना नाम लिखवाएं, ना एज ए प्रोटेस्टर। वो कौमी असम्बली में हैं, और ये आज नहीं, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा हुआ है। जब भी मुश्किल में टाइम आया है सारे दोस्त बन गए, और आज भी मैं समझता हूँ एज ए कौमी लीडर इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो मैक्सिमम अपने मुतालबे मनवा के कौमी असम्बली का रुख करें। अपनी सुप्रीम कोर्ट को अगर वहाँ नहीं होगा ना, तो फिर 18 करोड़ अवाम पीछे होगी। क्या आप अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे? चूंकि अगर समझौता हो जाता है, और सराजुल हक साहब ने या सादक साहब स्पीकर से रिक्वेस्ट भी की है, आप इनके इस्तीफे मंजूर ना करें, आप अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे? लेकिन पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू दिस, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब 14 महीने तक इस सिस्टम का हिस्सा बनकर जाते रहे इंसाफ मांगना, और हमारे मुल्क में क्योंकि इंसाफ दिया नहीं जाता, फिर उनको लेना पड़ रहा है। अगर यही बात 4 हलकों से खुल के इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म हो जाती तो ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। मियाँ साहब बड़े बुर्दबार हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। डिडंट ही नो दैट कि भी मैंने गवर्नमेंट में हूँ, ये 4 का वादा है। वो चौधरी निसार साहब ने कहा था हम 10 हलके खुलवा देंगे, फिर ये लोग उससे भी ज़्यादा बढ़ गए। फिर यहाँ तक बात गई कि भी हमने कहा, हमारी तो पार्टी ने कहा कि आप खुलवा लें हमारे भी हलके, KPK में तमाम हलके खुलवा लें। ये 4 नहीं खुलवा सके। वो बात बढ़ते 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 आज कहाँ आ गई, आप खुद देख रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि देखिए, जब आपको इंसाफ मिलता आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग तो मजबूरी आए हैं और हमें इस नैज पे लाया गया है, क्योंकि दे थॉट दे आर टू स्ट्रॉन्ग। हमें कोई, ये स्टेटस को की पार्टीज हैं। आप मुझे इमरान खान साहब ने वैसे अपने आप को थोड़ा एक्सपोज नहीं किया है, डोंट यू सी के जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग उनके साथ थे, मीडिया पर एक्सपोज नहीं हो गए, जिस तरह के उन्होंने ऐलानात किए हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो काफ़ी बड़ी सतह पर उसको कंडेम किया जा रहा है। देखिए जी, मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारी तो पार्टी में लोग आ रहे हैं, हालांकि खवातीन भी वहाँ मौजूद हैं, जुबान जो इस्तेमाल की है। देखिए, उन्होंने कोई गालियां तो नहीं दी जिस तरह चौधरी निसार ने दी, फिर भी वो एक पार्लियामेंट्री हम तो पार्लियामेंट में नहीं ना बैठे। एक पार्लियामेंट्री एक गैर पार्लिमानी जुबान होती है। देखिए, आप बात कर रही हैं कि अखलाक के दायरे में बुरी सी बुरी बात भी मुझे कह दें तो मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की है वो उसको तो कम अज कम अप्रिशिएट नहीं करते। आप ये चैनल UK, यूरोप, दुनिया भर में वैसे ही देखे जाते हैं जैसे पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, तो कम अज कम उन्हें ख्याल रखना चाहिए। इमरान खान और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जब ये कहते हैं कि आप पैसे ना भेजें, आप अपने पैसे निकाल दें, बिजनेस न करें, ये एज ए स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचता? देखिए, स्टेट को तो नुकसान उस दिन भी पहुंचा था जिस दिन नवाज शरीफ ने 1 दिन के लिए डॉलर वाला सिस्टम किया था, याद है, जिसमें सैफुर रहमान भी अपने पैसे निकलवा लें। हाँ, अपना उस दिन ही हमारी स्टेट को नुकसान पहुंचा था। और अब जो ये कमीशन, इसी वजह से उनके दामन पे दब्बा जरूर है इस बात। तो फिर हम लोगों ने एहतसाब नहीं जो ओवरसीज के वो अकाउंट सीज कर दिए थे जी। इमरान साहब ने तो कहा है, किया नहीं है, और उन्होंने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि आप प्राइवेट बैंक्स में जाएं, पैसे तो फिर भी पाकिस्तान में जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे। आज गवर्नमेंट को बड़ा नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं, टैक्स का रिटर्न सिस्टम क्या है? हम बैठ के अगर बात करें तो आपका अभी मैक्सिमम क्या एजेंडा है, वहां से कैसे उठेंगे, क्या क्या करके उठेंगे? देखिए, ये तो हम लोग, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं देता है रिजाइन, अभी आप कह रहे थे, कल कह रहे थे 1 महीने के लिए वो रिजाइन दे दे, अभी कह रहे हैं कि चलो 1 महीने की छुट्टियों पे चला जाए, वो नहीं जाता है अगर फर्ज किया, अब क्या करेंगे? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों कह रहे हैं कि जिस कमीशन पर शरीफ खानदान या मौजूदा हुकूमत का बंदा या जो कमीशन ये बनाएंगे वो इनके इन्फ्लुएंस में होगी। हुकूमत तो फिर भी उन्हीं की होगी। आपने असम्बली तहलील तो नहीं करना। मतलब फर्ज किया कि आप अगर नवाज शरीफ नून लीग का मतलब ही पूरी जमात ही उनके नाम से रजिस्टर्ड है, इसी इलाका लिमिटेड वो सिस्टम है सारा, जिस तरह पाकिस्तान की जमातें हैं, सवाए जमात इस्लामी के, चूंकि जमात इस्लामी की मजलिस शुरा है, वो अपना लीडर चुनते हैं, बाकी सब जमातें तो इसी तरह ही चल रही हैं। हमारे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। आपके पार्टी इलेक्शन होते हैं, लेकिन मैं चेयरमैन तो नहीं बन सकता, और आप आयमा अली नहीं बन सकती हैं, आप नहीं बन सकती है ना, कोशिश करें। वहाँ जावेद हाशमी भी है, पुराना पार्लियामेंट्री है, तकरीर इमरान खान साहब भी करता है ना। नहीं, ये गलत बात है। हमारा सबसे पहले तो मैं, चूंकि हमने एक स्टेटमेंट इशू की है और हम किसी भी लीडर के
हम इमरान खान साहब को जहाँ ये डिफेंड कर रहे थे कि वो कौम की ज़रूरत है, वहाँ इनकी इस एक्शन को कंडेम करते हैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी। कोई भी ये मुतालबा करे कि उनके के जरिए पैसे भेजें, बैंक के जरिए भेजें, ये डिसओबीडियंस। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ लाएंगे, एक कौम हमें देख रही है, जैसे आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में कौम देख रही है, और पूरी हमारी कौम क्या मैसेज लेगी कि आने वाला हमारा लीडर पीछे जो चलते रहे हैं उन्हीं को फॉलो करेगा। अगर हमने इन फ्यूचर में जाना है तो इमरान साहब को इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं एज ए गुड विशर उनको ये कहता हूँ कि आज भी वो, अगर नवाज शरीफ साहब फॉर से एग्जांपल 30 डेज वो चले गए, अपनी हॉलीडे पे चले गए, तो वहाँ सिस्टम किसका मौजूद है, गवर्नमेंट किसकी मौजूद है, कमीशन कहाँ बनेगा? तो इससे बेटर ये है कि आप ये मुतालबा करें कि कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कमीशन हमारी मर्जी से बनना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट बंदा जिस पे उनको एतमाद हो वो उसका नाम लें और उसके अंडर वो कमीशन बना के एक कौम को नया तोहफा दें इलेक्शन रिफॉर्म का, ताकि इंदा कौम को ये हक हासिल हो कि ये मरूसी सियासत आस्ता आस्ता जाके खत्म होगी, एक दिन खत्म नहीं होगी। ये तो इमरान खान का ऑलरेडी मुतालबा है कि इंडिपेंडेंट कमीशन हो। ये तो आपने गौर से नहीं देखा, इमरान खान साहब ने ये कब से मुतालबा किया हुआ है कि कमीशन हैज टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं उन्होंने मुतालबा नहीं किया है, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्सेप्ट करें। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली कह रहा है कि हम इसको ऑन करेंगे, वो जो चाहते हैं बनाएं, 5 मुतालबे उनके कंप्लीट हो गए, और मैं समझता हूं कि अगर इससे आगे वे फॉरवर्ड कोई जाना नहीं है, कोई फौज इंटरवेन नहीं करेगी। और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने जहाँ बहुत सारी गलतियाँ की हैं वहाँ ये उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है, और चौधरी निसार साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को एक आज़ादी दी है, जिस तरीके से इन 2 बहुत बड़े जो धरने और मतलब एक आज़ादी मार्च था उसको कंडक्ट किया है, मैं समझता हूँ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ऐसा तो नहीं आप उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं क्योंकि वो पठवार से उनका नहीं, ये नहीं है, मतलब जो उन्होंने रोल प्ले किया है पूरी कौम देख नहीं, अच्छा करदार है। लेकिन वो उनकी वैसे एक मैं आपको बात बताऊं कुछ रचक सी भी है, और जब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको ये कहा कि जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब मार्गरेट थैचर के खिलाफ हुकूमत के मामलात हुए थे ना, तो उनका अपने वजीर ने किए थे। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम ये भी की थी, उनका इशारा शायद चौधरी निसार की तरफ ही हुआ होगा, उन्हें ये कहता है कि टोनी ब्लेयर की हुकूमत के खिलाफ भी उनके अपनी वजीर ने जो है ना वो गॉर्डन ब्राउन की वो की थी, और उनका इशारा शायद इन्हीं की जानिब था। मैं आपको ये एक चीज ऐड कर दूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, अभी आज की खबर है ये, स्काई न्यूज पे है, प्रेसिडेंट हॉलैंड ने क्या किया है, अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी है क्योंकि कौम आपका बहुत शुक्रिया, इश्तियाक चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त ने आड़े ले लिया, कुछ ज़रूरी एडवर्टाइजमेंट भी चलवानी है। मेरा खदशा ये है कि हम चूँकि सारी दुनिया की ताकतें हमें डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इराक के पास नहीं था, और इराक के पास अगर केमियाई हथियार होते, उसके पास एटम बम होता, तो उसकी आज ये हालत ना होती जो आज है। हमें डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश हो रही है, और उसका एक हिस्सा हमें उस तरफ धकेला जा रहा है कि किसी तरीके से ये बम जो है वो किसी तरह हमें खाना जंगी में लाकर वो उस तरह ना चले जाए। ये अल्लाह खैर करे, एक मेरा ये खदशा है। और दूसरा खदशा ये है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो ये जो डेमोक्रेसी की जो थोड़ी सी मामलात चले थे ये ख़त्म हो जाएंगे। नो डाउट कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इलेक्शन हमेशा पाकिस्तान में रिग होते हैं और होते रहे हैं, और जब तक फ़ौज की निगरानी नहीं होंगे वो नहीं होगा। दूसरी मेरा खदशा ये है कि अगर खाना जंगी की तरफ चले गए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की अफवाज इस पर बिल आखिर कब्ज़ा कर लेगी, और फिर ये हम बहुत पीछे चल जाएंगे, और मुल्क टूटने का भी ख़तरा मैं देख रहा हूँ। ये मेरी अपने जो है बहरहाल अल्लाह ना करे ये मेरे ख्यालात वहम व गुमान ही साबित हूँ, इसमें कोई सच्चाई ना हो। सब कुफ्तों की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये नवाज शरीफ साहब हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को संभालने की कोशिश करें और अपने रवैये में लचक पैदा करें। 2-3 छोटे ऐलानात हैं। एक तो आरफ आदिल साहब उम्मा चैनल के जो मालिक हैं, उनका बेटा 9 साल का वफात पा गया, उसका आज जनाजा था। अल्लाह तबारक व तआला उनको दे। हम अपनी तरफ से अज़ार ताज़ियत करते हैं। फैज़ान अहमद वल्द मुख्तार अहमद राजा मरवत ख़ान के
ये भांजे हैं K2 रेस्टोरेंट हेमल हेम्स्टेड, वो एक कार हादसे में रात को इंतकाल कर गए हैं। हिट एंड रन का ये केस था। 16 साल का बेटा था नौजवान फैज़ान अहमद। अल्लाह ताला इनको अपनी जवाल रहमत में जगह दे और सोगवार ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। इसी तरह शकील ख़ान एक लड़का है, उसको स्टेप हुआ गया 21 ईयर वाटफोर्ड में। ये बाबू मोहम्मद इस्माइल ख़ान का पोता था। हम सब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि सोगवार ख़ानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं इसी अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ इस दुआ के साथ कि आप अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखेंगे। अपने मेज़बान शिराज़ ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।